नमस्कार। स्वागत है आप सबों का आर्ट्स पाठशाला के इस यूट्यूब चैनल पे। लंबे समय के बाद वीडियो बनाने के मूड में हम लोग अब आए और अब सिलसिला जारी रखा जाएगा। थोड़ा-सा क्या होता है कि ऑफ़लाइन कोचिंग होने में थोड़ा-सा समय ज़्यादा चला जाता है। ऑफ़लाइन रूटीन होने की वजह से थोड़ा उन पे समय ज़्यादा देना पड़ता है। ऑनलाइन हम लोग काम नहीं कर पाते, लेकिन हमने अब एक फ़ॉर्मेट के तौर पे सोचा कि नहीं, अब धीरे-धीरे जब तक ऑनलाइन नहीं जुड़ा जाएगा तब तक बच्चों के बीच में एक बेहतर कनेक्शन नहीं बन पाएगा। तो हमने सोचा कि चलो कनेक्शन करने का सबसे बेस्ट सोर्स क्या हो, तो सबसे बेस्ट सोर्स आपको पहले अनाउंस किए थे करंट अफ़ेयर का। तो करंट अफ़ेयर के साथ हम लोग जुड़ते हैं और सिलसिला को हम लोग क्या करते हैं, जारी रखते हैं। ये करंट अफ़ेयर उन बच्चों के लिए ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाएगा जो सीयूटी की तैयारी करने वाले हैं, जो बच्चे सीयूटी देना चाह रहे हैं 2025 में, और जो बच्चे अभी बीपीएससी की 17वीं की भी देना चाह रहे हैं, उनके लिए भी ये आपका बहुत महत्वपूर्ण रोल प्ले कर लेगा। डेली बेसिस पे हम लोग बात करेंगे, ज़्यादा नहीं, 7 से 8 आपके लिए हम लाएंगे डेली, वो भी एमसीक्यू फॉर्मेट में। अब बाकी अगर आपको इसका पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे किसी भी टेलीग्राम लिंक पे या फिर आप व्हाट्सएप ग्रुप पे आप जुड़ सकते हैं, जिसमें आपको डेली कंटेंट इससे चलता चला जाएगा। आज चूंकि 23 तारीख है तो 23 तारीख के ही टॉपिक को हम लोग लेके चलते हैं। चलिए देखते हैं। और अगला क्या है, हाँ, अगर कोई बच्चे 11-12 के बैच को ज्वाइन करना चाह रहे हैं तो हमारे आर्ट्स पाठशाला संस्था से जुड़िए। 11-12 में अगर हमने आर्ट्स का सिलेक्शन किया है, अगर आप पटना में हैं या पटना से बाहर भी हैं, ऑफलाइन ऑनलाइन दोनों मोड में क्लास को हमने रन कराने का प्रयास किया है और एक स्टेबिलिटी के साथ हम लोग काम करने का प्रयास कर रहे हैं। लॉन्ग टर्म में सस्टेनेबिलिटी के साथ काम करने का कोशिश कर रहे हैं। और जो बच्चे भी लगे कि आपको पढ़ने की ज़रूरत है आर्ट्स, अच्छे एक मेंटर के अंदर, एक अच्छे गाइड लाइन के अंदर, तो बिल्कुल जुड़िए हमारी संस्था के साथ। ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों अवेलेबल है। हिंदी मीडियम और अंग्रेजी मीडियम दोनों बैच सेपरेट चलाए जाते हैं, तो जो बच्चे भी जुड़ना चाहें बिल्कुल जुड़ सकते हैं। तो चलिए बिना देरी के हम लोग कंटेंट पे आ जाते हैं। देखिए, पहला सवाल ध्यान से जरा देखिए। पहला सवाल है कि किस भारतीय अभिनेता को मेलबर्न 2024 के भारतीय फिल्म महोत्सव में भारतीय कला और संस्कृति के राजदूत के रूप में सम्मानित किया जाएगा? किन्हें सम्मानित किया जाएगा? ये मेलबर्न में अभी आयोजित होने वाला है भारतीय फिल्म महोत्सव। ये अभी मेलबर्न में, मेलबर्न पता होगा आपको, ऑस्ट्रेलिया में, वहां पर फिल्म महोत्सव होगा 2024 में, जो कि 25 अगस्त से लेकर के, सॉरी 15 अगस्त से लेकर के 25 अगस्त के बीच में आयोजन कराया जाएगा। इनमें जो सम्मानित करने के लिए नाम घोषित किया गया, वो नाम किया गया रामचरण। पता होगा कि साउथ इंडस्ट्री से, साउथ जो मूवी है, साउथ की मूवी, दक्षिण भारत की मूवी है, उसमें ये एक काफ़ी फेमस चर्चित अभिनेता है। इन्हें ये सम्मान से सम्मानित किया जाएगा और ये कहाँ पर होने वाला है, तो ये मेलबर्न में होने वाला है। और इन्हें ही, रामचरण को ही, जो IFFM का राजदूत गेस्ट के रूप में इन्हें सम्मानित किया जाएगा। और ये सम्मान कब? 15 अगस्त से लेकर के 25 अगस्त के बीच में कराया जाएगा। पहला सवाल ये था। अच्छा, एक और बात, इसी का सवाल का इंग्लिश भी आगे डाला हुआ है, इसलिए जो बच्चे इंग्लिश मीडियम के होंगे उनको भी घबराने की जरूरत नहीं है। आप यहाँ से उसको देख सकते हैं, या पीडीएफ फॉर्मेट में रहेगा तो आप आराम से उसको देख लीजिए। दूसरा क्वेश्चन, हाल ही में जुलाई 2024 में यूगेन फ्रू ट्रॉन्ग का निधन हो गया, वो किस देश के नेता थे? देखिए, ये आपको बगल में पिक्चर भी दिख रहा होगा, आपको बगल में पिक्चर भी दिख रहा होगा, है ना, ताकि थोड़ा सा और ज्यादा विजुअलाइजेशन आपका क्लियर हो सके। तो लिखा हुआ है कि ये जो अभी गुएन फुन ट्रॉन्ग का निधन हो गया, ये किस देश के नेता हैं? ऑप्शन है वियतनाम, थाईलैंड, मलेशिया और फिलीपींस। इसका आंसर क्या हो जाएगा? वियतनाम। वियतनाम के ये प्रमुख नेता, जिन्होंने भ्रष्टाचार के खिलाफ इन्होंने एक बहुत बेहतर तरीके से आंदोलन भी किया सरकार को हटाने के लिए, अभियान में ये प्रमुख नेता के तौर पे, इन्हें 80 वर्ष की आयु में इनकी निधन हो गई है। इन्होंने 13 वर्ष तक, याद रखिएगा, इनका जो है ट्रॉन्ग का 13 वर्षों तक कम्युनिस्ट पार्टी के महासचिव रहे, तो कम्युनिस्ट पार्टी के महासचिव रहे, और 2018 से लेकर के 21 तक राष्ट्रपति के रूप में भी इन्होंने कार्य संभाला था। यानी कि वियतनाम के ये राष्ट्रपति के रूप में भी कार्य संभाल चुके थे। उनके भ्रष्टाचार विरोधी अभियान के तहत हजारों लोगों को गिरफ्तारी हुई, क्योंकि वियतनाम, पता होगा कि एक समय था कि भ्रष्टाचारियों का पूरा गढ़ बन चुका था। वैसे कंडीशन में इन्होंने आंदोलन किया, और आंदोलन ही नहीं बल्कि उन्होंने सफल आंदोलन किया, और उस आंदोलन की वजह से असर ये हो गया कि हजारों लोगों को क्या कर लिया, गिरफ्तारी कर लिया गया। और साथ ही साथ कहा जाता है कि उनकी वजह से वियतनाम में जो एक इकोनॉमिकल कंडीशन है, उसमें भी थोड़ा सा प्रभाव देखने को मिला। यानी कह सकते एक तरीके से कि राज्य ने इस असंतुष्ट कार्रवाई की वजह से तेज कर, इस अभियान ने प्रशासनिक और आर्थिक तंत्र को प्रभावित किया, जिससे 2023 में वियतनाम की वृद्धि दर 5% रही, जो कि अपेक्षाकृत कम है। यानी कि अब इतनी भ्रष्टाचार होगी कहीं भी, तो ऑब्वियसली कहीं ना कहीं इकोनॉमिक कंडीशन डाउन हो गई, लेकिन इनके बाद, इस भ्रष्टाचार के खत्म होने के बाद, वियतनाम की स्थिति धीरे धीरे मजबूत होती चली गई। तो याद रखिएगा किस व्यक्ति का नाम, गुएन फू ट्रॉन्ग का नाम, जो कि जुलाई में इनका क्या हो गया, अभी निधन हो गया। कहाँ के थे? वियतनाम के थे। चलिए अगली स्लाइड की तरफ चलते हैं हम लोग। अगला स्लाइड हमारा क्या है, गौर करिए। देखिए अगला स्लाइड,
हाल ही में केंद्रीय खेल मनसुख मांडविया, पता होगा आपको कि जो खेल मंत्रालय दिया गया वो मनसुख मांडविया को दिया गया है। इन्होंने एक मतलब कार्यक्रम शुरू किया जिसका नाम है KIRTI, और ये पूछ रहा है कि जो KIRTI है इसका फुल फॉर्म क्या है, आपसे पूछ रहा है। ऑप्शन है आपके पास खेलो इंडिया राइजिंग टैलेंट इन इनिशिएटिव, खेलो इंडिया राइजिंग ट्रेनिंग इनिशिएटिव, खेलो इंडिया राइजिंग टैलेंट, खेलो इंडिया रैपिड टैलेंट। आंसर हो जाएगा खेलो इंडिया राइजिंग टैलेंट इनिशिएटिव। यानी कि केंद्रीय मंत्री हैं, खेल मंत्रालय के केंद्रीय मंत्री हैं मनसुख मंडाविया, उन्होंने 19 जुलाई को या 19 जुलाई को भारत के खेल महाशक्ति बनाने के लिए इन्होंने एक नया अभियान शुरू किया, एक नया कार्यक्रम शुरू किया जिसका नाम रखा KRITI, के खेलो आई इंडिया राइजिंग टैलेंट आइडेंटिफिकेशन। यानी कि इसकी शुरुआत की गई, उन्होंने इनिशिएट किया। कार्यक्रम के दूसरे चरण की शुरुआत की गई। इस अवसर पर उन्होंने खिलाड़ियों और उसके परिवारों को संबोधित किया और कृति कार्यक्रम के उद्देश्य की जानकारी दी कि हमें उद्देश्य यह है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को खेल के प्रति जागरूक करना और युवाओं को जो खेल में अच्छा है, जो किसी भी सेक्टर में बढ़िया अपना प्रतिभा दिखा सकते हैं, उनके लिए एक बेहतर अवसर प्रदान करने का काम करेगा। अगला सवाल है, उस नोबेल शांति पुरस्कार का विजेता का नाम क्या है जिन्हें गांधी मंडेला पुरस्कार 2020 मिला? याद रखिएगा, अभी क्या हुआ है, 18 जुलाई 2024 को, है ना, मलाला यूसुफजई, याद रखिएगा नाम, मलाला यूसुफजई आपको दिख रहा होगा यहाँ पे। इसके अलावा कैलाश सैतार्थी, रिगुतुबर्ता मंचुंग और कौन, दलाई लामा। यानी मलाला यूसुफजई और रिगवोर्ता मोंचुंगतुम, इनको क्या हुआ, रिगवोर्ता मोंचुंगतुम को क्या हुआ है कि अभी इन्हें गांधी मेडल मंडेला पुरस्कार भी मिल चुका है और साथ ही साथ इन्हें अभी नोबेल शांति पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया है। देखिए क्या कहता है, कहता है कि जुलाई 2024, 18 जुलाई 2024 को नेल्सन मंडेला अंतर्राष्ट्रीय दिवस पर ग्वाटेमाला की मानवाधिकार कार्यकर्ता, ग्वाटेमाला की हैं ये, और नोबेल शांति पुरस्कार विजेता रिगोर्ता बंचुतुंग को गांधी मंडल अवार्ड 2020 से सम्मानित किया गया। यह पुरस्कार गांधी मंडेला फाउंडेशन के संस्थापक और महासचिव एडवोकेट नंदन कुमार झा की उपस्थिति में मैक्सिको में दिया गया। कहाँ पे दिया गया? मैक्सिको में दिया गया। और रिगोर्ता वर्त मंचू को यह सम्मान उसके न्याय और समानता के निरंतर खोज के लिए प्रदान किया गया, जो गांधी और मंडेला के सिद्धांतों का आदर्श। देखिए अपने देश में, है ना, मतलब लोगों को न्याय दिलाने के लिए, लोगों के साथ हो रहे अन्याय के खिलाफ लड़ने के लिए इन्होंने क्या किया कि ना सिर्फ अपने देश में बल्कि इंटरनेशनल लेवल पर एक पैगाम देने का प्रयास किया। तो ये किस देश से बिलोंग करती हैं? तो ये देश करती हैं ग्वाटेमाला, है ना। और कहा जाता है कि उस नोबेल शांति पुरस्कार विजेता जिन्हें गांधी ये पुरस्कार मिला है, गांधी मंडेला 2020 का पुरस्कार इन्हें मिला है, तो इन्हें कब दिया गया? 18 जुलाई 2024 को नेल्सन मंडेला अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया जाता है, उसी उपलक्ष्य में इन्हें दिया गया। किनको? रिगोबर्ता मेंचुतुम को। अगला सवाल है आपका, नूरो गार्गेस मार्डिया ओपन को हरा करके पूछ रहा है कि अपना पहला एटीपी टूर खिताब जीता है, किसने जीता है, ये आपको पूछ रहा है। ऑप्शन है आपके पास रोजर फेडरर, ऑप्शन है आपके पास राफेल नडाल, ऑप्शन है आपके पास नोवाक जोकोविच और एक एंडी मरे। देखिए आंसर हो जाएगा इसका क्या? राफेल नडाल। क्या है? 7वें वरीयता प्राप्त पुर्तगाली टेनिस खिलाड़ी नूनू बार्गेश ने रविवार को बगदाद में नॉर्डिया ओपन में राफेल नडाल को हरा के, याद रखें, राफेल नडाल को इसने हरा करके अपना पहला एटीपी टूर खिताब इसने जीता है। बोर्गेस ने नडाल को 63 6-3 और 6-2 से हराया और ये प्रमुख उपलब्धि है। इस जीत के साथ ही बोर्गेस नडाल की सर्विस में 5 बार ब्रेक ली, शानदार प्रदर्शन किया। उतना ज़्यादा आपको नहीं जानना है, आपको इतना समझना है कि अभी हाल में ही जो क्या नाम है नार्डिया ओपन हुआ उसमें ये किसको हराया? तो इसने राफेल नडाल को हराया। कौन जीता? तो जीता किसने? तो जीता इस क्या नाम है इसका, आप इसको नाम कर लीजिएगा, कहाँ पे गया? नूनू बोर्गेश। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से किन दो भारतीय टेनिस खिलाड़ी को अंतरराष्ट्रीय टेनिस हॉल ऑफ द फेम से सम्मानित किया गया? यानी कि हॉल ऑफ फेम में शामिल किया गया। देखिए क्या होता है ना कि जितने भी व्यक्ति होते हैं जो मतलब अंतर्राष्ट्रीय लेवल पे टेनिस खेलते हैं, उनके हर किसी का सपना होता है कि उन्हें एक हॉल ऑफ द फेम सम्मान दिया जाए। तो इनमें जो इस बार सम्मान दिया गया वो महेश भूपति और रोहन बोपन्ना को दिया गया। दिग्गज भारतीय टेनिस खिलाड़ी विजय अमृतराज और लिएंडर पेस ने अंतर्राष्ट्रीय टेनिस हॉल ऑफ द फेम में शामिल होने से पहले पुरुष बनने की इस महत्वपूर्ण उपलब्धि को हासिल किया। देखिए ऑप्शन है आपके पास महेश भूपति रोहन बोपन्ना, महेश भूपति सानिया मिर्जा,
लिएंडर पेस एंड विजय अमृतराज, रोहन बोपन्ना और सोमदेव वर्मन। इसका आंसर क्या हो जाएगा? आंसर इसका हो जाएगा लिएंडर पेस एंड विजय राज। देखिए क्या कहते हैं, दिग्गज भारतीय खिलाड़ी विजय अमृतराज और लिएंडर पेस ने अंतर्राष्ट्रीय टेनिस हॉल ऑफ द फेम में शामिल होने वाले एशियाई पुरुष बनने की महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल कर ली। इसे भारतीय प्रतिष्ठित संस्थान के प्रतिनिधित्व करने वाले 28वां देश बन गया। अमृतराज के योगदानकर्ता श्रेणी में सम्मानित किया गया। उन्हें 1970-1980 के दशक में भारतीय टेनिस को एक मजबूती दी और 1974-87 में भारत को डेविस कप के फाइनल में भी पहुंचा। यानी इनका एक योगदान बहुत बेहतर रहा, इस वजह से इन्हें हॉल ऑफ फेम का पुरस्कार जो है वह सम्मान के तौर पे दिया जा रहा है। अंतिम 2 क्वेश्चन और है, बाकी इसके बाद हम लोग खत्म करेंगे। बस 8 ही सवाल रखते हैं, छोटा छोटा टॉपिक है, थोड़ा सा और बेहतर करते चलेंगे हम लोग। अभी शुरुआत चूंकि करना था तो शुरुआत हम लोग की है, बाकी और इसको इंप्रूवमेंट के साथ हम लोग लाएंगे। किस राज्य सरकार ने आईएएस अधिकारी के वासुकी को बाहरी सहयोग से संबंधित मामलों में प्रभारी सचिव के रूप में नियुक्त किया है? तमिलनाडु, कर्नाटक, केरला और आंध्र प्रदेश। आंसर क्या हो जाएगा? केरला। देखिए क्या है, केरल सरकार ने वरिष्ठ आईएएस अधिकारी के वासुकी के विदेश सचिव नियुक्त किया गया। विदेश सचिव किन्हें नियुक्त किया गया? विदेश सचिव अभी के वासुकी को नियुक्त किया गया। इन निर्णय के साथ वासुकी को विदेश मंत्रालय से संबंधित मामले को देखरेख करने का अतिरिक्त दायित्व दिया गया। 15 जुलाई को जारी आदेश के तहत वासुकी सचिव जो हैं उनके रूप में एक विदेशी सहयोगी मामला को प्रभार संभालेंगे। आमतौर पर विदेश में मलयाली लोगों के संबंधित मामलों को संपर्क रखने की जिम्मेदारी नोरका के प्रभारी सचिव, मुख्यमंत्री के सचिव के स्तर पर दी जाती है। लेकिन यहाँ पर सवाल ये आया कि किस आईएएस अधिकारी को, तो केरला सरकार ने वरिष्ठ आईएएस अधिकारी वासुकी को विदेश सचिव के तौर पर नियुक्त करके भेजा है, जो कि है। और अंतिम बात करते हैं, तेलंगाना के मुख्यमंत्री द्वारा सिविल सेवा उम्मीदवारों को वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए शुरू की गई योजना का नाम क्या है? यानी कि जो तेलंगाना है उसके सरकार के द्वारा सिविल सेवा उम्मीदवार के वित्तीय सहायता देने का बात किया जा रहा है, और ये पूछ रहा है कि ये किस नाम से इस सम्मान को दिया जाएगा? तो राजीव गांधी सिविल अभ्यस्तम। यानी कि तेलंगाना के मुख्यमंत्री के ए रवंतम रेड्डी ने राजीव गांधी सिविल अभियंतम योजना के तहत इसकी शुरुआत की है। जो मुख्य परीक्षा में सफल उम्मीदवार होंगे, यानी कि जो प्रीलिम्स के बाद मेंस क्वालिफाई करेंगे यूपीएससी का, उनके लिए 1 लाख की वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी इस योजना के तहत। ये योजना किसके तहत के लिए? तो एससी, एसटी, ओबीसी, महिला और आर्थिक रूप से जो कमजोर वर्ग के लोग हैं उनके लिए ये दिया जाएगा। और जिनकी आय, पारिवारिक आय 8 लाख से कम होगी, जो ईडब्ल्यूएस में आते हैं, उनकी आय अगर 8 लाख से कम है तो वैसे लोगों को क्या किया जाएगा? इस तरीके के सम्मान से सम्मानित किया जाएगा, जिन्हें नगद के तौर पे जो है वो 1 लाख रुपया दिया जाएगा, ताकि वो आगे और भी इंटरव्यू वगैरह की तैयारी करे और अच्छे एग्जाम को क्रैक कर सके। तो ये आपका आज 8 सवाल था, छोटा छोटा सवाल है, धीरे धीरे स्टेप चूंकि हम लोग को चलना है तो ज़्यादा हार्ड सवाल हम लोग ना चुन करके वही सवाल चुन पा रहे हैं जिनको हम लोग बेहतर तरीके से कुछ कर पाएँ, आपके लिए ला पाएँ। तो ये हमारा आज का सवाल था। अगर आपको ये अच्छा लग रहा है तो थोड़ा सा इस पर काम करिए, और अगर आपका इसको PDF चाहिए तो बिल्कुल आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइए और आर्ट्स पाठशाला के इस यूट्यूब चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा फैलाइए, ताकि हम और बच्चों तक पहुंच सके और बेहतर काम कर सके। फिर एक बात, 11th-12th में जिन्होंने आर्ट्स का चुनाव किया है, अगर उन्हें पढ़ने की ज़रूरत है आर्ट्स, तो बिल्कुल हमारी संस्था के साथ जुड़िए। बाकी फिर हम लोग मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।